आज हम एक ऐसे कला आंदोलन के सफर पर चलेंगे जिसने गुलामी के दौर में भारत को उसकी अपनी पहचान की एक तस्वीर दी। जी हां, ये कहानी है बंगाल स्कूल और शांति निकेतन की, जहां रंगों और कुची से एक पूरी की पूरी क्रांति लिख दी गई थी। देखिए, ये सिर्फ कैनवास पर कुछ रंग बिखेर देना नहीं था। नहीं, ये तो अपनी जड़ों को फिर से खोजने का एक विद्रोह था, एक आर्टिस्टिक जवाब जिसने अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भारतीयता की एक नई परिभाषा गढ़ी। तो आइए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस कलात्मक विद्रोह की जमीन तैयार कैसे हुई। ऐसा क्या हो गया था कि कला अपनी आत्मा तलाश रही थी। जरा सोचिए, 1900 की शुरुआत का भारत, ब्रिटिश राज का दौर। उस वक्त जो आर्ट स्कूल्स थे वो सिखा तो रहे थे, पर क्या वो सिखा रहे थे यूरोपियन एकेडमिक रियलिज्म, मतलब हर चीज एकदम असली दिखनी चाहिए हूबहू। लेकिन इस पूरी तकनीक में भारत की अपनी कहानियां, उसके अपने भाव, उसकी अपनी रूह, वो कहीं खो सी गई थी। और बस यहीं से एक तलाश शुरू हुई, एक ऐसी आवाज की तलाश जो दिल से बिल्कुल भारतीय हो। और जानते हैं, इस तलाश का पहला सबसे ताकतवर जवाब क्या था? वो था बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। कह सकते हैं कि ये भारतीय कला का एक पुनर्जागरण था, एक रीबर्थ। तो ये बंगाल स्कूल आखिर था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक आंदोलन था, एक मूवमेंट। भारत की आत्मा, उसका गौरव, उसकी पारंपरिक सुंदरता, इन सबको कला के जरिए वापस लाने का एक आंदोलन। ये एक कोशिश थी ये जताने की कि हमारी कला की अपनी एक अलग, एक बिल्कुल जुदा पहचान है। और इस पूरे आंदोलन के जो सूत्रधार थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। जी हां, रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे। इन्होंने ही इस नई कला शैली की नींव रखी और उसे एक मंजिल, एक दिशा दी। उनकी कलाकृतियों ने ही तो इस नई सोच को एक आवाज दी। जैसे भारत माता की ये तस्वीर, ये सिर्फ एक देवी की तस्वीर नहीं थी, ये केसरिया साड़ी में लिपटी शांत और आध्यात्मिक भारत का प्रतीक बन गई। या फिर द पासिंग ऑफ शाहजहां को देखिए, ताजमहल को निहारते बादशाह का वो दर्द। ये वेस्टर्न आर्ट की नकल से कोसों दूर पूरी तरह से भारतीय भावों से सराबोर था। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि इस स्कूल की कला को पहचानेंगे कैसे? इसकी सबसे बड़ी खासियत थी वाटर कलर की वॉश तकनीक। इसमें होता यह था कि रंगों को बार बार धोकर एक धुंधला सा, एक सपने जैसा इफेक्ट बनाया जाता था। और थीम्स वो चुने जाते थे भारत के इतिहास, माइथोलॉजी और लिटरेचर से। अजंता की गुफाओं की वो लय, मुगल मिनिएचर की बारीकी और जापानी आर्ट की सादगी, इन सब से प्रेरणा लेकर एक बिल्कुल नई इमोशनल और स्पिरिचुअल स्टाइल ने जन्म लिया। पर कहानी यही नहीं रुकी। बंगाल स्कूल की ही कोख से एक और धारा निकली, एक ऐसी धारा जिसने कला को महलों और इतिहास की किताबों से बाहर निकालकर सीधा जमीन से जोड़ दिया। और ये था शांति निकेतन का नया रास्ता। शांति निकेतन परंपरा का मूल मंत्र एकदम सीधा था, कला जीवन के लिए है। ये भारत के गांव, वहां के लोग, प्रकृति और रोजमर्रा की मेहनत का एक जश्न थी। कला को चारदीवारी से निकालकर सीधे माहौल से जोड़ देना, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी पहल थी। और इस दूरदर्शी सोच के पीछे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उनका मानना था कि एजुकेशन और आर्ट दोनों को प्रकृति की गोद में ही फलना फूलना चाहिए, तभी वो असली और जिंदा रह सकती हैं। और शांति निकेतन ने भारत को कुछ ऐसे महान कलाकार दिए जिनका नाम आज भी अदब से लिया जाता है। नंदलाल बोस, जो कला भवन के हेड बने और जिनकी कला पर गांधी जी की सादगी का गहरा असर दिखता है। रामकिंकर बैज, वो पहले इंसान जिन्होंने सीमेंट और कंक्रीट जैसी चीजों से संथाल परिवार जैसी अमर मूर्तियां बना डाली, जो आम आदमी के जीवन का सिंबल बन गई। और विनोद बिहारी मुखर्जी, जिन्होंने आंखों की रोशनी कम होने के बाद भी दीवारों पर इतने बड़े बड़े चित्र बनाए कि उनकी कला हमेशा के लिए अमर हो गई। शांति निकेतन की कला की अपनी एक अलग ही पहचान थी। सोचिए, वहां पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई होती थी, जिसे कहते थे ओपन एयर एजुकेशन। तो जाहिर है कला में प्रकृति तो अपने आप ही उतर आई। यहाँ के कलाकारों ने गांव के लोगों को, आदिवासियों को, मेहनत करते मजदूरों को अपना सब्जेक्ट बनाया। एकदम सरल रेखाएं, फ्लैट कलर्स का इस्तेमाल हुआ। और हाँ, पेंटिंग के साथ साथ स्कल्पचर और म्यूरल्स, मतलब दीवारों पर बने बड़े बड़े चित्रों को भी एक नई पहचान मिली। तो अब हमारे सामने दो स्कूल्स हैं, बंगाल स्कूल और शांति निकेतन। हैं तो एक ही जड़ से निकले, पर इनकी शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैलीं। चलिए अब इनके बीच के फर्क को जरा और करीब से समझते हैं। तो फिर इन दोनों में वो सबसे बड़ा वो बुनियादी फर्क क्या था?
अगर हम देखें तो बंगाल स्कूल की स्टाइल थोड़ी रोमांटिक थी। वो भारत के गौरवशाली अतीत में राजा रानियों और पौराणिक कथाओं में अपनी आत्मा खोज रही थी। इसीलिए उसकी कला ना थोड़ी कोमल और सजावटी लगती है। वहीं दूसरी तरफ शांति निकेतन वो आज में जी रहा था। उसने अपनी प्रेरणा गांव की मिट्टी और आम इंसान के पसीने में ढूंढी। इसीलिए उसकी कला ज्यादा सीधी, सरल और असलियत के करीब है। बंगाल स्कूल में जहां वाटर कलर मेन था, वहीं शांति निकेतन ने स्कल्पचर जैसे माध्यमों को भी खूब अपनाया ताकि कला और ज्यादा ठोस और जमीनी बन सके। और जानते हैं क्या, इन दोनों महान कला परंपराओं की विरासत एक ऐसे दस्तावेज में हमेशा के लिए दर्ज हो गई जो आज के भारत की नींव है। जी हाँ, ये कहानी है एक नए नए आज़ाद हुए देश की पहचान को उसके सबसे पवित्र ग्रंथ में कला के जरिए उकेरने की। ये जिम्मेदारी मिली शांति निकेतन के नंदलाल बोस और उनके स्टूडेंट्स को, भारत के संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी थी उसे सजाने का काम। और उन्होंने क्या किया? संविधान के हर पन्ने पर भारत के हजारों साल के इतिहास को उकेर दिया। मोहनजोदाड़ो की मोहर से लेकर गांधी जी के दांडी मार्च तक सब कुछ। सच में ये कला और राष्ट्र की पहचान का सबसे अद्भुत संगम था। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, बंगाल स्कूल ने भारत की आत्मा को उसके सुनहरे अतीत में खोजा और शांति निकेतन ने उसी आत्मा को अपने लोगों में, अपनी मिट्टी में और अपनी प्रकृति में पाया। और ये पूरी कहानी हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि मौजूदा दौर में किसी देश की कला उसकी पहचान को कैसे गढ़ती है और पूरी दुनिया के सामने कैसे रखती है। सोचने वाली बात है।